आपका जीएनआई आवाज में और मैं हूं पलक गुप्ता। हाजिर है आपके लिए लेकर न्यूज रूम लाइव। और आज एक सबसे बड़ा और सबसे अहम मुद्दे को लेकर हम बात करने वाले हैं। केरला का एक बहुत ही बेहतरीन सा एक अंदाज है जो ये कहता है कि रसोई में मर्दों को भी काम करना चाहिए, उन्हें भी खाना बनाना चाहिए। तो ये किचन मॉडल क्या कहता है? सबसे खास बात जो हमारे देश की है, अक्सर कहा जाता है कि खाना बनाना सिर्फ लड़कियों का काम है। खाना और घर की साफ सफाई, चूल्हा चौका करना लड़कियों का काम है। जो पुरानी सदियों की जो परंपरा चलती आई है वही परंपरा अब है नहीं। लेकिन केरला का जो किचन मॉडल है वो क्या कहता है, ये जीना जी से जानेंगे। जीना जी, तो क्या कहता है केरला का किचन मॉडल और क्यों वो बाकी सारे इंडिया के मॉडल से अलग है? ये इसलिए अलग है कि आज तक कभी भी मर्दों को खाना बनाने के लिए नहीं कहा गया। और हमारे यहाँ जिस तरह मर्दों की परवरिश होती है कि उन्हें तो किचन में जाना ही अलाउड नहीं होता, उन्हें इजाज़त ही नहीं होती। अगर वो बेचारे चाय बनाने भी जाएँ तो उनकी जो अम्मा है वो आकर खड़ी हो जाती हैं, कह रहे नहीं मेरे बेटों को किचन में मत भेजो। तो ये जो सदियों की जो ये रवायत है, ये जो उनकी सोच है, ये जो उनकी समझ है, इसको तोड़ना ज़रूरी है। और केरला में ये जो किचन प्रोजेक्ट है, ये मेरे ख्याल से इसको जल्द से जल्द पास होना चाहिए, ताकि जो हमारे मर्द हैं वो भी ये सीख सकें कि प्याज काटने में कितने आंसू आते हैं, आलू छीलने में भाई उंगलियां भी कट जाती हैं, हरे धनिया की पत्तियां किस तरह तोड़ी जाती हैं, पुदीना किस तरह, पुदीना कैसे साफ़ किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये आजकल के ज़माने में ये बेहद ज़रूरी है कि मर्दों को खाना बनाया सिखाया जाना चाहिए। क्योंकि औरतें, मेरे ख्याल 50% औरतें जो हिंदुस्तान की वो ऑफिस में काम करती हैं, और जब वो 7-8 बजे अपने घर पहुंचती हैं थक हार कर, तो फिर इनसे ये पूछा जाता है कि आज खाने में क्या बनाओगी। तो अब हम पूछेंगे मर्दों से कि आज जब मैं अपने घर जाऊंगी तो पूछेंगे सुनिए जी आज खाने में क्या बनाओगे। बिल्कुल, ये एक अलग और बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से आपने कहा कि हमारे हिंदुस्तान की एक परंपरा रही है कि लड़कों को किचन में जाना अलाउड नहीं होता, क्योंकि कहा जाता है खाना बनाना, साफ सफाई करना ये सब लड़कियों का, औरतों का काम है। तो अब जब, हालांकि नो डाउट कि जो शेफ्स होते हैं वो 5 स्टार होटल्स में किचन में काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे हिंदुस्तान की ये जो परंपरा है इसे शायद अब बदलने का वक्त आ गया है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि शेफ जो है वो मर्द ही है ज़्यादातर, और औरतें इसमें नहीं हैं। तो ये एक अच्छी बात होगी कि जो शेफ हैं उनसे मर्द ये सीख सकें कि खाना किस तरह बनाया जाता है, किस तरह परोसा जाता है, किस तरह मोहब्बत से खिलाया जाता है। बिल्कुल, ये मतलब खाना बनाना ही ये एक आर्ट होता है। खाना बनाना एक आर्ट है, खाना परोसना भी एक आर्ट है, खाना खिलाना भी एक आर्ट है। क्योंकि जायका जो है वो सिर्फ ज़बान को तृप्त नहीं करता। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो है लोग वो मूड से खाते हैं कि बारिश हो गई तो चलो भाई पकौड़े बना लो। और जैसे कि मैंने अभी कहा कि जायका सिर्फ ज़बान को तृप्त नहीं करता है, वो हमारी रूह तक पहुँचता है, उसकी तस्कीन करता है। क्योंकि ऐसा खाना नहीं कहते जिससे कि इससे सिर्फ पेट भर जाए और ज़बान में एक वो मौजूद हो कि नहीं भाई हमें अभी और खाना है। बिल्कुल, तो मेरा ये कहना है कि प्रोजेक्ट वहाँ केरला में ही क्यों, इसको सारी हिंदुस्तान में लागू करना चाहिए। क्योंकि मर्द तो सारे हिंदुस्तान में मौजूद हैं और उन्हें भी ये सिखाया जाना चाहिए कि आप खाना बनाइए और अब हम खाएंगे। बिल्कुल, ये एक सबसे ज्यादा कमाल का प्रोजेक्ट है जो शायद नहीं बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान के मर्दों को इस पर गौर करना चाहिए। और जब ये प्रोजेक्ट पूरे इंडिया पे लागू होगा तो इंडिया की एक अलग ही तस्वीर जो सबको देखने को मिलेगी। क्योंकि खाना बनाना अब सिर्फ लड़कियों का काम नहीं रह गया है, सिर्फ चूल्हा चौका करना लड़कियों का काम नहीं रह गया है। जिस तरह से एक लड़के की तरह लड़की जब बाहर काम कर सकती है, तो फिर एक लड़की की तरह लड़के घर पे खाना क्यों नहीं बना सकती? सबसे बड़ा सवाल पर गौर जरूर कीजिएगा। सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि उत्तर प्रदेश में आखिर मुखिया कौन होगा? उत्तर प्रदेश की सियासत को कौन संभालेगा और आगे आने वाले 5 सालों की बागडोर किसके हाथ में सौंपी जाएगी? योगी आदित्यनाथ या फिर प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव या फिर मायावती? ये 4 मुख्य चेहरे, इनमें से किसके हाथ में सौंपी जाएगी उत्तर प्रदेश की कमान? और कौन है वो प्रबल दावेदार जो जनता के दिलों पर राज करता है और जिस पर जनता पूरा विश्वास दिखाती है? क्या लगता है कासिम, कौन उत्तर प्रदेश का मुखिया बनने का दावेदार है? कौन उत्तर प्रदेश का मुखिया बन सकता है? और कौन है जो जनता के दिलों में राज कर रहा है? देखिए, अगर
ये तो अभी डिसाइड नहीं कर सके कि कौन बनेगा, लेकिन जिस तरीके से जितनी भी सियासी पार्टियां अपना जो है पूरी ताकत लगा रही हैं यूपी जो इलेक्शन आने वाला है 2022 में, तो उसमें जो है अभी जो है ज़्यादातर जो है योगी आदित्यनाथ की बात हो रही है। और ये भी पूछा जा रहा है कि क्या आने वाले वक्त में अगर बीजेपी ही जीत जाए तो क्या योगी आदित्यनाथ को ही बनाया जाएगा सीएम या कोई और बनेगा। तो फिर साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो एमएलएज होंगे ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल मरकजी हुकूमत है जो वही जो है डिसाइड करेगी कि किसको बनाना है। लेकिन दूसरी तरफ से जिस तरीके से अखिलेश यादव जो है अपना पैर जमा रहा है उसको देखकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को जो है इस बार काफ़ी टक्कर दे रही है जो समाजवादी पार्टी है। तो बाकी भी जो रीजनल सियासी पार्टियाँ, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, मायावती की पार्टी है, तो वो भी काफ़ी, अगर ये लोग मिलकर, अगर ये भी बात सामने आई है, अगर वो लोग मिल जाए तो शायद बीजेपी को हरा सकते हैं। हो सकता है पार्टियों का गठबंधन हो जाए तो हो सकता है बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जाए। कासिम ने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी किसी भी निर्णय पे पहुंचा नहीं जा सकता कि उत्तर प्रदेश में कौन मुखिया होगा, कौन अगले 5 साल सत्ता में आने वाला है। ये तो चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा कि हमारा एग्जिट पोल क्या कहता है और फिर आखिर में परिणाम क्या कहते हैं। अच्छा, अगर आपसे मैं जानूं तो आपको क्या लगता है जनता के दिल में कौन होंगे, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव या फिर प्रियंका गांधी? यूथ की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लड़कियों का जो आज वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो वीडियो, उसके अंदर साफ तौर से जो अखिलेश यादव को बहुत ही फैन और चाह रहे हैं वो, और उन्होंने बहुत जो है तनकीद किया, क्रिटिसाइज़ किया योगी हुकूमत को। तो उस तरीके से लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आ रही है, मतलब उसके चांसेस हैं आने के। दूसरी तरफ कांग्रेस भी ठीक तरीके से पैर जमाए। तो अब ये कहीं ना कहीं अगर हम, मतलब एक तरफ बीजेपी की टक्कर है, वो वोट फिक्स रहेगा। अगर इन लोगों में अगर ये इनका वोट जो है डिवाइड हो गया तो बीजेपी का वोट जो है वो फिक्स रहेगा, वो कहीं ना कहीं लीड कर देगी इनसे। लेकिन अगर उन्होंने गठबंधन कर लिया तो फिर बीजेपी जो है नहीं लीड कर पाएगी। लेकिन बहुत सी ऐसी वजहें भी हैं जिस वजह से बीजेपी शायद कहीं ना कहीं देखा जाता है कि नुकसान में जा सकती है। सबसे बड़ा किसान आंदोलन, दूसरा कि अजय मिश्र टेनी को मंत्रिमंडल से नहीं हटाया जाना, और लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुआ वो एक सबसे बड़ा मुद्दा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी इन सारे मुद्दों को अगर जनता देखे तो बीजेपी कहीं ना कहीं गिर सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर इन चीज़ों को अगर सही तरीके से जो है देख ले, जिस तरीके से जो जुल्म हुआ है किसानों के ऊपर हुआ है, चाहे वो यूपी का जो हुआ है, यहाँ जो लखीमपुर खीरी का जो हुआ है मामला, चाहे वो हो या फिर किसान आंदोलन हो, इन दोनों को लेकर अगर बात की जाए तो बहुत ही मुश्किल है बीजेपी को इस बार इक़्तिदार में आना। क्योंकि इसका सिर्फ यहाँ पे नहीं क्रिटिसाइज़ किया गया, तनकीद नहीं की, बल्कि साउथ इंडिया के अंदर भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर लोगों ने इसके खिलाफ एहतजाज किया और इसका तो काफ़ी असर पड़ा है। बिल्कुल, एक गहरा असर भी पड़ा है। लेकिन अभी कुछ भी कह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यूपी में क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, अभी इसके बारे में बात नहीं की जा सकती। क्योंकि उत्तर प्रदेश, जैसे कि मैंने हर बार और अक्सर कहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरे हिंदुस्तान पर असर डालती है। उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी होता है उससे पूरा हिंदुस्तान हिलता है, और उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार बनेगी, केंद्र में कहीं ना कहीं उसका दबदबा ज्यादा होता है। और इस बात से कोई नकार नहीं सकता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव क्या कहते हैं, एग्जिट पोल्स और परिणाम क्या कहते हैं। लेकिन उस तरह से अभी जिस तरह से कासिम ने बताया कि अगर यूथ की बात करी जाए तो अखिलेश यादव की पार्टी को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। अखिलेश यादव हो सकता है 2022 में जो चुनाव होंगे विधानसभा, उसमें हो सकता है कि अखिलेश यादव यूपी के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जाएं। लेकिन हो सकता है, अभी परिणाम जब तक नहीं आ जाते तो कुछ भी कहना संभव है कि बीजेपी आएगी, सपा आएगी, बसपा आएगी, या फिर कांग्रेस का बोलबाला इस बार ज्यादा बढ़ेगा। और अगर बात इसी तर्ज पर राजस्थान की करें तो 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस अपने 5 साल पूरे तो करने वाली है, लेकिन जनता के दिल में जगह बना पाई है या नहीं, ये भी साफ तौर पर देखा गया है। जो अभी पिछले चुनाव हुए, फिर चाहे उपचुनावों की बात करी जाए या पंचायती राज चुनावों की बात करी जाए, कांग्रेस ने तो अच्छा सिक्का जमाया है और बीजेपी डगमगाई है और लुढ़की जरूर है। और बीजेपी ने जिस तरह से बीजेपी के जो परिणाम रहे हैं वो काफी निराशाजनक रहे हैं। और इसी को देखा जाए तो कल अमित शाह जो जयपुर में रहे, जयपुर का कल जो दौरा किया और जिस तरह से अपनी भाषण में उन्होंने
सारे कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसी को लेकर ऋतु से बात करने वाले हैं। ऋतु, क्या लगता है आपको, अमित शाह कल जयपुर दौरे पर रहे, क्या कुछ चीजें हैं जो कही उन्होंने और उनके भाषण में? कल अमित शाह जयपुर आए थे, जो कि जनप्रतिनिधि सम्मेलन था बीजेपी का, उसके अंदर वो शामिल हुए थे और JCC है वहाँ पर इसका प्रोग्राम रखा गया, जिसके अंदर उन्होंने मिशन 2023 के बारे में बात करी, काफ़ी सारे संकल्प भी लिए, मतलब कि क्या करना चाहिए और अब क्या करेंगे बीजेपी सरकार, अब चुनाव में जीतने के लिए क्या कर सकती है, तो इसके बारे में उन्होंने बात करी। और काफ़ी उन्होंने तंज भी कसे, जो गहलोत सरकार है उनके ऊपर काफ़ी अच्छे अच्छे तंज कसे, उनके बारे में लोगों को बताया और काफ़ी उसके ऊपर तालियां भी बजाई गई, क्योंकि कुछ चीज़ उसमें सच भी थी और कुछ वैसे ही होता है कि आरोप प्रत्यारोप तो देखो चलते ही हैं, तो ये चीज़ें देखने को मिली वहाँ पे। और इसके अंदर उन्होंने जो गहलोत सरकार है उस पर तंज कसा, उन्होंने बोला कि गहलोत सरकार ने अभी तक गरीबों के लिए कुछ नहीं करा है, और साथ में जो बेरोजगार है, उन्होंने वादे तो बड़े बड़े किए थे लेकिन बेरोजगारों के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं करा, तो जो जिसमें बेरोजगार अभी तक धरने पे बैठे और उसमें भी अभी तक कुछ रिजल्ट अभी तक आया नहीं है उसका भी। तो इसमें बोले कि गहलोत, उन्होंने ये संकल्प लिया कि अब जो आने वाला जो चुनाव है उसके अंदर गहलोत सरकार को उखाड़ के फेंकना ही है और बहुमत के साथ हम इसके अंदर बीजेपी सरकार बनाएंगे राजस्थान के अंदर। तो उन्होंने इस चीज़ का भी संकल्प लिया और जिसके बाद उन्होंने जो वसुंधरा राजे है उनकी भी काफ़ी तारीफें की, उनके जो उन्होंने जो योजनाएं बनाई थी उसके अंदर भी उन्होंने काफ़ी उनकी तारीफें करी कि उन्होंने अच्छी अच्छी गरीबों के लिए जो योजनाएं बनाई थी। और गहलोत सरकार के लिए कहा कि उन्होंने अभी तक गरीब के लिए कुछ ऐसा करा नहीं है खास करके, और जो वसुंधरा राजे ने किया था, उनकी जो उन्होंने योजनाएं बनाई थी, गरीब कल्याण योजना बनाई थी, उसको भी तोड़ मरोड़ दिया, उसके लिए भी अभी तक। आपको क्या लगता है कि राजस्थान में किस सरकार का ज्यादा दबदबा है और अगले चुनाव में कौन सी सरकार वापस सत्ता में आने की हकदार है और आ सकती है? राजस्थान में तो कांग्रेस का ही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक कहा जा सकता है, जो पिछले परिणाम रहे हैं चुनाव में उसको देखकर तो लगता है कि कांग्रेस का ही बोलबाला और दबदबा ज्यादा है। क्या लगता है कल अमित शाह की जो ये यात्रा रही, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को क्या एक मजबूती मिली है, पकड़ मिली है? 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर क्या बीजेपी अभी से कमर कसनेगी और वाकई कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा? हाँ, ये तो है कि जैसे उन्होंने आया और जिस तरह उन्होंने अपना 25 मिनट का भाषण दिया, तो एक होता है ना कि अमित शाह की आवाज़ में जो जोश हुआ, तो काफ़ी जो बीजेपी नेता है और जो इस चुनाव में खड़े होने का सोच रहे, तो उसके अंदर काफ़ी उनको हौसला मिला होगा, तो जिससे अब वो अपनी कमर कस के आगे अच्छे अच्छे जो कार्य की योजना करेंगे ताकि लोग उनके सपोर्ट में आए और आगे अच्छी प्लानिंग करें ताकि उनको अच्छे वोट से, अच्छे बहुमत से वो विजय हासिल करें 2023 के चुनाव में। बिल्कुल, कहते हैं कि राजनीति में कभी कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता, कभी कुछ भी स्थायी नहीं होता, चीजें बदलती रहती हैं, वादे बदलते रहते हैं, उसूल बदलते रहते हैं, लेकिन राजनीति में एक सबसे बड़ी बात है कि कब कौन किसी का दोस्त और कब कौन किसका दुश्मन बन जाए, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अमित शाह का राजस्थान का 2 दिवसीय दौरा काफी चर्चाओं में रहा और चर्चाओं में रहने की सबसे बड़ी वजह कल का जो भाषण उन्होंने जयपुर में दिया, जिस आला कमान को, जिस बीजेपी पार्टी के आला कमान को वसुंधरा राजे एक आंख नहीं भाया करती थी, कल अमित शाह ने वसुंधरा राजे की तारीफ करी मंच पर खड़े होकर सबके सामने। प्रदेशाध्यक्ष का एक बार नाम भी नहीं लिया, सतीश पूनिया का एक बार नाम का जिक्र तक भी नहीं किया, और जिस तरह से वसुंधरा राजे की तारीफ करी, तो उनकी ये तारीफ राजनीति के हलकों में बहुत ज्यादा चर्चाओं का विषय बन गई है, क्योंकि हो सकता है ये तारीफ करना शायद लोगों को ये दिखाना हो कि बीजेपी एक है, इस तारीफ का मकसद हो ये दिखाना हो कि 2023 में बीजेपी एक होकर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी एक विचारधारा के साथ चलती है, बीजेपी के कई हिस्से नहीं है, जैसे कांग्रेस में गुटबाजियां होती है, बीजेपी में वैसी गुटबाजी नहीं है, क्योंकि एक ही मंच पर सतीश पूनिया और वसुंधरा तो दिखे, लेकिन अमित शाह ने तारीफ भी वसुंधरा राजे की करी। हो सकता है बीजेपी आगे आने वाले चुनाव में वसुंधरा राजे को एज मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हीं को आगे प्रोजेक्ट करे, क्योंकि और हो भी सकता है शायद कोई और चेहरा भी हो जो बीजेपी सामने लेकर आए। लेकिन एक सबसे बड़ी और कमाल की बात अमित शाह के द्वारा कही हर एक बात कल के भाषण में राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का विषय बन गई है, क्योंकि हमारे जो सियासतदार हैं उनका मानना है कि सतीश पूनिया तो सीएम अभी नहीं बनेंगे, लेकिन वसुंधरा राजे जिस तरह से जो उनकी पकड़ है राजस्थान में, हालांकि है राजस्थान की महारानी, तो जाहिर सी बात है चाहने वाले उनके ज्यादा होंगे और राजस्थान की महारानी को लोगों का प्यार ज्यादा मिला है। और राजस्थान की महारानी जिस तरह से राजस्थान
में सियासत राजस्थान की महारानी ने करी है। वसुंधरा राजे का जो बोलबाला रहा है राजस्थान में एक धाकड़ नेता के रूप में, तो कहीं ना कहीं हो सकता है 2023 के चुनाव में बीजेपी फिर से एक बार उनको प्रोजेक्ट करे। हो सकता है कि बीजेपी फिर उनको एक बार मुख्य चेहरा बना दे और हो सकता है शायद कोई एक नया चेहरा सामने आए। और अमित शाह ने जिस तरह से गहलोत सरकार पर तंज कसा है, सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार बताया है, सरकार को कहा है कि गरीबों को उखाड़ फेंका है, गरीबी नहीं मिटाई है, लेकिन अमित शाह की भाषण में और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है, क्योंकि जनता साथ तो कांग्रेस का दे रही है। और अमित शाह ने कल जो बड़ी बड़ी बातें करी है, जो मिशन 2023 के बारे में बात करी है, क्या वाकई जो कल उन्होंने कहा है वो पूरी तरह से सच हो पाएगा? क्या वाकई कांग्रेस को बीजेपी इतनी हिम्मत, ताकत और जरूरत रखती है कि 2023 के आने वाले चुनावों में भी बीजेपी हट जाए, मतलब कांग्रेस हट जाएगी और बीजेपी पुनः सत्ता में लौट पाएगी, या फिर कुछ और बदलाव होंगे? अभी बाकी है। एक और खास बात बताएंगे, इंडियन टेस्ट सीरीज जो चल रही थी, जो न्यूजीलैंड और इंडिया टीम के बीच चल रही थी, इंडिया ने सीरीज जीती है और कहा जा रहा है कि अब जो एक टूर होने वाला है इंडिया का, साउथ अफ्रीका टूर, उसमें क्या कुछ चीजें देखने को मिल सकती है। वनडे सीरीज भी होने वाली है, टेस्ट सीरीज भी होने वाली है, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तानियों को अब सिर्फ इंतजार है कि इंडियन टीम हार की साउथ अफ्रीका से जीतकर और कप लेकर इंडिया वापस लौटे। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए मुद्दों के साथ और बात करेंगे कुछ नए और इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स को लेकर। बने रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। नमस्कार।